हमने एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग को छत से बांध दिया। इसकी कुछ लेंथ है, इसके नीचे हमने लोड लगाया, यहां पर लोड लगाकर इसके ऊपर हम लोड बढ़ाते चले गए। इस तरह से 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg इस पर लोड बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा ये किस तरह से बिहेव करेगी इसको हम लोग स्टडी करेंगे। हमको मालूम है इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, यानी स्ट्रेन इस पर बढ़ता जाएगा। लोड बढ़ाने से हम क्या बढ़ाते हैं? फोर्स, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। तो हम स्ट्रेस इंक्रीज करते जाते हैं और इसमें क्या इंक्रीज होता है? स्ट्रेन इंक्रीज होता है, क्योंकि स्ट्रेन क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल बढ़ता जाएगा, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। तो हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे और वो ग्राफ हमको दिखाएगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। अच्छा, उसके लिए हमने ये एक ग्राफ के दो एक्सिस लिए और वाई एक्सिस पे हमने रखा इसका स्ट्रेस और इधर हमने रखा स्ट्रेन। स्ट्रेन हम किससे नापते हैं? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। स्ट्रेस किससे नापते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एरिया तो इसका कांस्टेंट है, एल भी हमने शुरू में एक बार लिया। तो बेसिकली हम किसको बढ़ाते जाएंगे? फोर्स को, और साथ में कौन बढ़ता जाएगा? डेल्टा एल बढ़ता जाएगा। किस तरह से ये बिहेव करेगा इसको देखिए। शुरू में हमने जो इसकी लेंथ ली उसके नीचे कोई फोर्स नहीं लगाया तो ये लंबी भी नहीं होगी ऑफ कोर्स। तो हमको एक पॉइंट मिला यहाँ पे 0, 0। उसके बाद हमने फोर्स बढ़ाया। जब हमने इधर फोर्स बढ़ाया तो क्या देखा? इसकी लंबाई भी बढ़ गई। तो स्ट्रेस इतना, स्ट्रेन इतना, और यहां पर हमको ऐसे दोनों को मिलाया, यहां पॉइंट मिला। फिर उसके बाद और हमने स्ट्रेस को बढ़ाया, स्ट्रेन भी और बढ़ गया। स्ट्रेस को इतना कर दिया तो स्ट्रेन हमको इतना मिलता है, ये स्ट्रेस और यहां से स्ट्रेन, इतना स्ट्रेन हो गया तो हमको ये पॉइंट मिला। उसके बाद और स्ट्रेस को बढ़ाया और स्ट्रेन बढ़ा, तो ये सारे पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो उसका ग्राफ बनेगा। ये जो ग्राफ बना ये कैसा जाता है? इस तरह से। ये क्या दिखाता है? जितना स्लोप यहां है उतना ही स्लोप यहां है, उतना ही स्लोप यहां है, उतना ही स्लोप यहां है। और स्लोप क्या होता है? हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इस लाइन का स्लोप इज टेंजेंट ऑफ थीटा, और टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या चीज है? बेस क्या चीज है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन शोज द स्लोप। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? किसका फॉर्मूला है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो ये हमको इसका स्लोप क्या दिखाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये बताइए कि हमने ग्राफ बनाया इस तरह से, ए से बी एक ऑब्जेक्ट का ग्राफ है और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। दिस इज P to Q। ये एक मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है। किसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है? फर्स्ट का कि सेकंड का? किसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है? थोड़ा सा मैथमेटिकली कोरिलेट करने की कोशिश करिए। स्लोप किसका ज्यादा है? फर्स्ट का कि सेकंड का? सेकंड का स्लोप ज्यादा है। और स्लोप हमको क्या देता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दूसरे का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये फिजिक्स में आपको हर जगह स्लोप का मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में फिर से देखिए, ये एक स्लोप है और ये एक स्लोप है, फर्स्ट सेकंड। इसमें से एक कॉपर है और एक स्टील है। बस आपको पहचानना है कॉपर कौन सा है, स्टील कौन सा है। तो हम अपने दिमाग पे जोर डालेंगे और डाटा याद करेंगे कि सबसे ज्यादा
कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का होता है। तो कॉपर से ज्यादा किसका होता है? स्टील का। अब जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसका स्लोप कैसा होगा? ज्यादा होगा। फिर से याद रखिए, स्लोप कैसा होगा? ज्यादा। तो किसका स्लोप ज्यादा है? 1 का या 2 का? 2 का स्लोप ज्यादा है। इसलिए ये ग्राफ किसका है? स्टील का। और ये ग्राफ किसका है? ब्रास। ठीक है, फिर से देखिए स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेस को। और ये बेस किसको? स्ट्रेन। ये बेस किसको बताता है? स्ट्रेन। तो बताइए टेंजेंट थीटा क्या हुआ? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को फिजिक्स में क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसलिए स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। राइट? तो इसको नोट भी कर सकते हैं आप। स्लोप is equal to tangent theta is equal to perpendicular upon base is equal to stress upon strain and stress upon strain is equal to modulus of elasticity. Modulus of elasticity. तो स्लोप क्या दिखाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। राइट? और इसको थोड़ा सा सीखिए। फिजिक्स में हर जगह आपने इसको कैसे यूज करना है उसको अप्लाई करना। स्लोप हर जगह यूज होगा, हर ग्राफ में यूज होगा। और स्लोप के लिए हमेशा हम किसको देखेंगे? dy by dx। dy इस क्वांटिटी को देखिए, स्ट्रेस, dx स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको हमको देखना पड़ेगा। और फिजिक्स में जो ये क्वांटिटी होती है वही हमको क्या मिल जाएगा? स्लोप। राइट? तो ये जनरल मेथड है, खाली इसी टॉपिक का नहीं है। इसको आपने हर एक में किया है। वेलोसिटी इज ए स्लोप। किस किस का किस ग्राफ में स्लोप होता है? वो डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो स्लोप आएगा। क्या बताएगा? वेलोसिटी। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है तो स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन। अगर ये मोमेंटम है और ये टाइम है तो मोमेंटम अपॉन टाइम इज द स्लोप। वो क्या चीज बताएगा? फोर्स अप्लाइड। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको हर जगह स्लोप का मीनिंग मालूम होना चाहिए। एनीवे, हम लोग फिर वापस अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। दैट व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द लोड। यहां हम लोड इंक्रीज करते जा रहे हैं, स्ट्रेस इंक्रीज करते जा रहे हैं। ओके, जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज करते स्ट्रेन इंक्रीज होता है और हमको ये ग्राफ मिलता है। कुछ दूर तक तो बिल्कुल ठीक जाता है। ठीक का मतलब क्या है? यहां पर हम स्ट्रेस देते हैं 2 और स्ट्रेन होता है 1। फिर आगे स्ट्रेस देते हैं 2, फिर से स्ट्रेन होता है 1। फिर आगे स्ट्रेस देते हैं 2, फिर से स्ट्रेन होता है 1, क्योंकि इसका स्लोप क्या है? 2/1, 2/1। तो जो स्लोप यहां है वही स्लोप यहां है, वही स्लोप यहां। पर थोड़ी देर बाद जाके क्या होता है कि हम इसको ये 1 स्ट्रेन के लिए 2 स्लोप देना पड़ रहा था। हमने इसको 2 स्ट्रेस नहीं दिया, फोर्स 2 नहीं लगाया, हमने अभी ½ kg ही बढ़ाया और इसका स्ट्रेन बढ़ गया। ऐसा हो जाता है। तो यहां पर पहुंच के हम देखते हैं ये इस तरह से बन जाएगा। इसका क्या मतलब है कि यहां से यहां हमने फोर्स कितना बढ़ाया? सिर्फ थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया, लेकिन ये देखिए स्ट्रेन कितना बढ़ गया। ये यहां से कितना ज्यादा इसमें स्ट्रेन बढ़ गया। शुरू में क्या हो रहा था? हर 2 kg में 1 मिलीमीटर इंक्रीज होता था। यहां पर जाकर क्या हो गया? 1 मिलीमीटर इंक्रीज हुआ, 2 kg नहीं लगाना पड़ा। हमको क्या करना पड़ा? इसको सिर्फ ½ किलो में ही ये इंक्रीज हो गया। ऐसा आ गया बिहेवियर। तो यहां पर
उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर हमने फोर्स को कम भी कर दिया, फोर्स को कम भी कर दिया तो भी ये बढ़ते जाता है ये, और फिर ये ऐसा, और उसके बाद थोड़ा सा फोर्स बढ़ाओ, उसकी लंबाई ज्यादा बढ़ती है ऐसे। कभी थोड़े से फोर्स में ज्यादा बढ़ती है, कभी कम बढ़ती है, तो इट हैज बिकम इररेगुलर। अब स्ट्रेस प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेन नहीं रहा। स्ट्रेस प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेन हम पहचानते कैसे हैं? हम पहचानते हैं स्ट्रेट लाइन से। यहां स्ट्रेट लाइन बिगड़ गई, मतलब स्ट्रेट स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन नहीं रहा। तो यहां क्या हो रहा है, कभी हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ता है, कभी बिना स्ट्रेस को बढ़ाए ही स्ट्रेन बढ़ जाता है, और इस तरह से स्ट्रेन बढ़ते चला जाता है। यहां से लेके यहां तक थोड़ा सा हमने स्ट्रेस बढ़ाया और लंबाई यहां से लेके यहां तक की लंबाई बढ़ गई, इतनी लंबाई बढ़ गई। ये कैसे हो गया? याद रखिए, हमारे पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हमने ऐसे खींचा, ये हमको वापस खींचता है, फिर ऐसे खींचा, फिर वापस खींचता है, इतना लंबा खींच दिया, फिर वापस खींचता है, फिर हमने उसको ऐसे ही खींच दिया। अब क्या हो गया? ये सब में प्रैक्टिकली देखा है कि अगर हम उसको एक लिमिट से ज्यादा खींच दें तो फिर वो वापस नहीं आ पाता, और उस लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट आपने पहले लिखा है क्या? नहीं लिखा? ओहो, ठीक है, वी विल राइट दैट इलास्टिक लिमिट। अच्छा, तो यहां से यहां तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेन हो रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेन। फॉलो हुक्स लॉ। ये कहां से कहां तक? A से लेके यहां B तक, तो A to B स्ट्रेस प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेन, फॉलो हुक्स लॉ। उसके बाद ये पॉइंट है C। अब पॉइंट सी को समझिए, यहां तक ये बी यहां पर है, इतना स्ट्रेन, सी यहां पर है, इतना स्ट्रेन, यानी इसको हम खींच रहे हैं, बी तक खींचा, छोड़ा, वापस चला गया। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, इलास्टिक लिमिट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमने एक तार लिया, उस पर 1 किलो का वेट लगाया, 1 मिलीमीटर बढ़ गई, 1 किलो को उतार दिया, वो 1 मिलीमीटर वापस चली गई। फिर उसके बाद हमने उस पर 4 किलो लगाया, वो 4 किलो के कारण उसकी लेंथ 4 मिलीमीटर इंक्रीज हो गई। फिर 4 किलोग्राम हमने रिमूव कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, ये फिर से वापस चली गई। इसकी लेंथ थी 1000 मिलीमीटर। 1 kg लगाया 1001, 1 kg हटाया 1000, 4 kg लगाया 1004, 4 kg हटा दिया, फिर से 1000। फिर हमने क्या किया, 6 kg लगाया 1006, फिर 6 को हटाया 1000। फिर हमने लगाया 7 kg 1007, 7 को हटाया, ये वापस 1000 में नहीं गया, 1000 में नहीं गया, या गया तो कैसे गया, 7 से 6, 5, 3, 2, 1002। उसके बाद और छोटा हुआ ही नहीं, 1002 पे जाके रुक गया। इस तार की लंबाई जो पहले 1000 मिलीमीटर थी, अब कितनी हो गई, 1002 परमानेंटली। ठीक है, उसको आप 1002 को दबा के 1000 नहीं कर सकते, that will remain 1002, that is permanent set। तो 6 kg तक इसका बिहेवियर कैसा था कि आप लोड को हटाइए, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओ, और ये वापस अपनी लेंथ में चला जाएगा, और उसके बाद वापस नहीं जाता।
तो 6 kg बन गई इसकी इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस which when removed then the object will go back to its original size and shape। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस वो जितना सह सकती है वो क्या होती है उसकी इलास्टिक लिमिट। नोट करिए, इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस which an object can bear and on its removal return back to its original size। On its removal return back to its original size। ठीक है, ये हो गया इलास्टिक लिमिट। इसके साथ और लिख लीजिए नीचे एक पैराग्राफ, if the stress applied is larger, if stress applied is larger than this, then it will not return to its original size। Then it will not return to its original size। Okay, there will be some increase in the length permanently। There will be some increase in the length permanently। ठीक है, this increase is called permanent set। This increase is called permanent set। ओके, ये हो गया इलास्टिक लिमिट, आप समझ गए। ओके, अब यहां देखिए ए से बी ग्राफ क्या शो करता है। ए से बी फॉलोज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ मींस स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेन। उसके बाद सी पॉइंट क्या शो करता है, ए टू सी इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मींस लोड को हटाएंगे वापस अपनी लेंथ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने फोर्स को, स्ट्रेस को इससे ज्यादा कर दिया तो इलास्टिक लिमिट नहीं है, फिर वो वापस नहीं आएगा। तो C इज द लास्ट पॉइंट कि इतना फोर्स लगाने से, इतनी स्ट्रेस लगाने से वापस करोगे तो वापस आएगा, और इससे जहां आपने फोर्स बढ़ाया लेंथ तो बढ़ेगी, फिर वो वापस नहीं आएगा। तो C इंडिकेट्स व्हाट, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, उसके बाद हमने अगर फोर्स को बढ़ाया, हाँ, C से अगर हम वापस लाते हैं तो इसका बिहेवियर थोड़ा सा बदलता है। वापस तो आती है, कैसे वापस आती है, 1000 से बढ़ा के हमने 1007 किया, और जब 7 को हटाया तो ये वापस कहां तक आई थी, 1002 तक, 1000 तक नहीं गई। तो अगर यहां से हम इसको हटा दें, स्ट्रेस को हटा दें, जबकि हम इसको इतना लंबा तान चुके हैं, अगर इसको हटाते हैं तो इसकी लेंथ कम होती जाती है, ये लेंथ इसकी कम होती जा रही है, इतनी लेंथ रह गई, फिर उसकी लेंथ इतनी रह गई, फिर इतनी रह गई। तो ये ग्राफ हम देखते हैं ऐसा लौटते जाता है, 1-1 किलो कम करते जाते हैं, ये पॉइंट इधर खिसकते जाते हैं ऐसा, और पूरा लोड हमने हटा दिया, ये यहां आके टिक गई, पूरा लोड हटा दिया तो हम क्या देखते हैं, 2 मिलीमीटर ऑलरेडी बढ़ गई। इट मे बी 2, इट मे बी 1, व्हाटएवर इट इज, लेकिन उसकी जो लेंथ थी वो परमानेंटली थोड़ी सी बढ़ गई। तो ये वाला जो पोर्शन कहलाएगा ए से लेके, इसका कुछ नाम दे देते हैं डी, एडी। दिस एडी रिप्रेजेंट्स व्हाट, परमानेंट लेंथ इंक्रीज,
तो इसको हम कहेंगे परमानेंट सेट। तो परमानेंट सेट कहां है इस ग्राफ में? AD। ये क्या चीज है? स्ट्रेन। स्ट्रेन मींस डेल्टा L। ये A से D तक का जो स्ट्रेन है दैट बिकम्स ए परमानेंट सेट। लेकिन ये कब परमानेंट सेट होगा? जब हम इसका स्ट्रेस बढ़ा के किसके बराबर कर देंगे? C के बराबर, इतना ज्यादा कर देंगे। अगर हम B के बराबर रखेंगे तब हमको परमानेंट इंक्रीज होने का भी प्रॉब्लम नहीं है, वापस आएगा अपने लेंथ पे, वापस आएगा C तक वापस आएगा। पर जब C से वापस आएगा तो उसमें परमानेंट सेट हो जाएगा। तो हुक्स लॉ कहां से कहां तक फॉलो हुआ? A से लेके B तक, ठीक है। और A से लेके C तक क्या है? इलास्टिक लिमिट, ठीक। अब उसके बाद आगे अगर हम स्ट्रेस को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, यहां से हमने स्ट्रेस को इतना बढ़ाया तो स्ट्रेन कहां चला गया? इतना, इतनी इसकी लेंथ बढ़ गई। इसका मतलब है कि C से बियॉन्ड, C से और ज्यादा स्ट्रेस, मान लीजिए ये C वाली कंडीशन यहां पर आती है 10 kg। 10 kg को हटाया, ये वापस गया, पूरा नहीं गया, 1-2 मिलीमीटर ज्यादा रह गया, ठीक है, हमको समझ आया। अब हमने 10 से 11 किया, 10 से 11 किया तो उसके बाद बिना किसी रूल के ये खट से ऐसा बढ़ गया, ज्यादा लंबा हो गया, जो कोई नियम में नहीं आता था। फिर 11 से 12 किया तो और भी ज्यादा लंबा हो गया। तो अब क्या हो रहा है? तार पतले होते जा रही है और लंबे होते जा रहे हैं। इस कंडीशन को हम लोग मेटलर्जी में क्या कहते हैं? वायर को ड्रॉ करना। ड्रॉ कैसे करते हैं? आपने देखा है, एक आटे का टुकड़ा हमने लिया या लेई का, अच्छा लेस वाला, उसको पकड़ा और ऐसे खींचा तो वो क्या होता है? पतला होते जाता है और ऐसा लंबा होते जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ड्रॉ करना। तो मेटल को भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। मेटल के जो तार बनते हैं, एक हमने इतना मोटा रॉड लिया, ये इसको हीट किया, हीट करके ये सॉफ्ट हो जाएगा। जब ये सॉफ्ट हो जाता है तो यहां से पकड़ते और ऐसे खींचते। अगर खींचेंगे लेंथ बढ़ते जाएगी और मोटाई कम होते जाएगी। तो ऐसा खींचते जाते हैं, इसको मोटा कम करते जाएंगे और जितनी हमको मोटाई चाहिए उतनी मोटाई तक इसको ले आते। यही प्रोसेस होती है। अगर आप एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में जाके देखें, स्टील में देखें, सब में यही होती है। और इसको हम क्या करना कहते हैं? ड्रॉ करना, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए ड्रॉइंग मिल्स वहां लगी रहती है। ड्रॉइंग मिल्स मींस वायर बनाने वाली मिल्स। ये कारखाने इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो जब हम फोर्स को यहां से यहां तक बढ़ाते हैं तो ये इसकी लंबाई तेजी से बढ़ने लगती है। लंबाई का तेजी से बढ़ना मींस वायर का ड्रॉ, तो ये फ्री फ्लो हो जाता है और ड्रॉ ज्यादा होता है, हमको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। यहां से यहां 1 मिलीमीटर के लिए हमको 2 किलो लगाना पड़ता और यहां हमने सिर्फ आधा किलो लगाया और ये ऐसा 20 मिलीमीटर बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब उसकी इलास्टिसिटी खत्म। व्हाट इज इलास्टिसिटी? Elasticity is characteristic to start a restoring force within it. वो उसकी टेंडेंसी टूट गई। किस पॉइंट पे आके टूटी? C पे। C पे आके टूट गई। अब वो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगाती। उसका कहना है जितना खींचना है खींच लीजिए। ऑलरेडी उसका डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया मॉलिक्यूल्स का कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना बंद कर देते, फोर्स लगाना बंद कर देते। तो हम उसको और खींचते जाते हैं, फोर्स कम लगता है लेकिन खींचती ज्यादा है, वो यहां पर आती है। ऐसा होते जाता है और वो पतली होते जाती है। ये फोर्स बढ़ाते बढ़ाते हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब इसको थोड़ा सा और फोर्स को इंक्रीज करते तो ये ऐसा फोर्स को बढ़ाना पड़ता है और ये एक पॉइंट आता है, सबसे ऊंचा पॉइंट। अगर हमने इतना फोर्स लगा दिया तो वो तार नहीं बचेगी, टूट जाएगी। इसलिए ये इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो फोर्स है, दिस इज ब्रेकिंग फोर्स। E is breaking force।
अगर इसमें हमने ई के बराबर, ई के लेवल के बराबर फोर्स लगा दिया, इतना स्ट्रेस लगा दिया, तो ये तार टूट जाएगी। ठीक है, ये हमने देखा कि जितना फोर्स लगाने से ये तार टूटती है उसको हमने ड्रॉ कर लिया यहां पर, तो यहां पर आया ये। इतना स्ट्रेस होने के बाद में बढ़ते 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 इतना स्ट्रेस हो गई, अब अगर और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा ई पॉइंट। और इसके बाद ये भी ये ग्राफ ऐसे जाता है और ये पॉइंट यहां बनता है, लेट अस कॉल इट जी। ये जी होता है ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, जी। ब्रेकिंग पॉइंट। अब ये ब्रेकिंग फोर्स और ब्रेकिंग पॉइंट, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये एक बड़ी छोटी सी चीज है, हो सकता है ज्यादा एग्जामिनेशन वैल्यू नहीं हो, पर सबको आश्चर्य होता है कि जब हम इतना फोर्स लगाते हैं और इसको टूट जाना है, तो ये फोर्स को कम करने की क्या जरूरत है? ये पॉइंट कैसा है, नीचा, और ये पॉइंट कैसा है, ब्रेकिंग पॉइंट। इतना फोर्स लगाने से, इतना फोर्स लगाने से ये टूट जाती है। तो फिर हम यहां तक गए क्यों थे अगर इतना फोर्स लगाने से टूट जाती है? इसका लेवल देखिए, इसका लेवल यहां है और इसका लेवल यहां है। हम क्या बोल रहे हैं, ये ब्रेकिंग फोर्स है, और फिर हम क्या बोलते हैं, ये ब्रेकिंग पॉइंट है। इसका अंतर समझिए, बड़ा छोटी सी चीज है। एक तार पे हम लोड करते चले गए, बाद में जाके इसकी इलास्टिक लिमिट भी खत्म हो गई 10 kg पे, फिर हमने इसको 11 kg किया और ऐसे लंबी हो गई, फिर 12 किया और लंबी हो गई, फिर 15 कर दिया, अब वो नहीं सह सकती, 14 तक वो सहती रही, 14.5 थोड़ा लंबी हुई पर उसने सह लिया। अब हमने 15 किया, अब 15 किया तो अब हमने क्या देखा कि 15 करने के बाद ये ऐसे आ रही है, हम समझ गए अब ये पतली हो रही है और अब ये टूटेगी, नहीं बचेगी। अब हमको पता लग गया कि ये टूटेगी और हम चाहते हैं कि ये मत टूटे, तो हमने क्या किया, 15 में से 1 किलो 2 किलो उठा दिया, निकाल के कितना कर दिया 13, पर वो रुकी नहीं, टूट गई, 13 में भी टूट गई। क्यों? क्योंकि 15 लगाने से वो इतनी पतली हो चुकी थी कि वो 13 को भी सहन करने के लायक नहीं रही, इसलिए 13 पे टूट गई। तो अब आप बताइए वो 15 पे टूटी कि 13 पे टूटी? ठीक है, स्टोरी समझ में आई? ये है, ये क्या चीज है, 15। जब तक आप 15 नहीं लगाएंगे टूटने की बात नहीं होगी। हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, 12, 13 नहीं टूटी, 14 नहीं टूटी, 15 पे टूटना शुरू, अब वो नहीं बचेगी। और टूटने का प्रोसेस क्या है, लेंथ बढ़ते जाएगी, लेंथ बढ़ रही है और अब वो टूटेगी। अब अगर आप उस 15 को 13 भी कर लोगे तो भी वो नहीं बचेगी, 13 भी कर लोगे तो भी क्या होगा, टूट जाएगी। हाँ, ये हो सकता है आपने उस 15 को पूरा ही हटा दिया, या 15 को 11 कर दिया, 10 कर दिया, इतना कर दिया, तो हो सकता है बच जाएगी। पर अगर 13 तक करोगे तो क्या रहेगा उसका ब्रेकिंग पॉइंट, तब भी वो टूटेगी। ये बात समझ में आए? ये भी उसका बिहेवियर है। तो हमने उसका टोटल बिहेवियर कहां से कहां चेक किया, जब हमने उसको 0 से इंक्रीज करना शुरू किया, लास्ट में जब तक वो टूट नहीं गई तब तक का ये पूरा ग्राफ बना। सो व्हाट इज दिस, बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर इंक्रीजिंग लोड। ये लोड इंक्रीज करते चले, तो ये कुछ बात समझ में आती है। शुरू में पहले तो वो बड़े तरीके से बिहेव कैसे करती है, हुक्स लॉ, उसके बाद इलास्टिक लिमिट C तक चलता है, उसके बाद इलास्टिक लिमिट खत्म, अब कोई नियम नहीं है, फोर्स थोड़ा सा बढ़ाइए उसकी लेंथ ज्यादा बढ़ जाती है और इर्रेगुलर रहती है। ये जिगजैग का मतलब क्या है, कोई लॉ नहीं है, ठीक है, कभी ज्यादा बढ़ जाएगी और कभी कम बढ़ेगी, और लास्ट में जाके एक ऐसा फोर्स आएगा जब वो टूटने लगेगी। फिर अगर आप उसका फोर्स थोड़ा सा कम भी कर दोगे तो भी वो रुकेगी नहीं, टूट जाएगी, दैट इज ब्रेकिंग पॉइंट। सो दिस इज द कंप्लीट बिहेवियर व्हेन वी इंक्रीज द लोड। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे,
तो आंसर आता है कि इस ग्राफ पे इलास्टिक लिमिट कहां है, हुक्स लॉ कहां से कहां तक फॉलो होता है, स्ट्रेच कहां पर हो रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, मैं आपको बताता हूं। अगर हमको दो ग्राफ दिए गए हैं, वन इज दिस, अदर इज दिस, ये ग्राफ हमको देता है ये, और ये ग्राफ हमको देता है ये। इन दोनों ग्राफ्स में क्या अंतर है? हमको मालूम है इसका ब्रेकिंग पॉइंट यहां है और इसका ब्रेकिंग पॉइंट यहां है। इन दोनों ग्राफ से क्या इंडिकेट होता है, दोनों मटेरियल में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, सोचिए इसमें क्या हो रहा है। जब हमने फोर्स को यहां से यहां तक बढ़ाया, इतना फोर्स को बढ़ाया, इतना फोर्स बढ़ाने से इतनी लेंथ बढ़ती है। यहां पर देखिए, यहां से यहां फोर्स को बढ़ाया, इतना सा फोर्स बढ़ाया, और ये कौन सा पॉइंट होता है? ब्रेकिंग। इतना सा फोर्स आपने बढ़ाया, ये चीज टूट गई। इसमें आपने इतना फोर्स बढ़ा लिया, ये टूटी नहीं, इतनी लंबी हो गई। ये दोनों मटेरियल का अंतर बताइए। इस अंतर को सब जानते हैं। ये इसको मैं मोड़ता हूं, फोर्स लगाता हूं, छोटा सा स्ट्रेस लगाया, ये टूट गई, ब्रेकिंग पॉइंट जल्दी आ गया। अब अगर इसकी जगह मैं इसको लूंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं हीरो नहीं हूं, लेकिन अगर कोई इसको फोर्स लगाएगा तो तोड़ पाएगा क्या? नहीं। ये क्या करेगी? मुड़ जाएगी। अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मेटल लंबा होते चला जाएगा, राइट? अब बताइए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एक मेटल है और एक, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? फिर से याद रखिए, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि जब हम फोर्स लगाएं और चीज लंबी होती चली जाए, टूटे मत। वेरी गुड। मेलिएबिलिटी या डक्टिलिटी, ये दोनों चीजें क्या दिखाती हैं कि आप फोर्स लगाते जाइए और वो चीज बढ़ते जाती है। थोड़ा सा फोर्स लगाओ और टूट जाए, उसको क्या कहते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल। तो ये दोनों ग्राफ हमको क्या बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है? मेलिएबल या डक्टाइल। ये कैसा है? ब्रिटल। ब्रिटल का एग्जांपल क्या है? चॉक, ग्लास, ये सब चीजें ऐसे। ग्लास, ये क्या चीज है? मेलिएबल, डक्टाइल। दिस इज एल्यूमिनियम, कॉपर, फेरस, जितने मेटल्स। तो हमारा क्वेश्चन ये आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आता है कि ये दो ग्राफ है इलास्टिसिटी के, इसमें से एक कॉपर का है और एक ग्लास का है, पहचानिए कौन सा किसका है। अब आप पहचान सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए, ये जितना लंबा होगा ब्रेकिंग पॉइंट से ये पॉइंट, इलास्टिसिटी पॉइंट, उतना ज्यादा हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, उतना ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, उतना ज्यादा लंबा कर सकते हैं तोड़ने के पहले। और ये वाली चीजें क्या होंगी? दीज आर ब्रिटल। इसको थोड़ा सा फोर्स लगाइए, थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया, इसका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, ये लंबा नहीं होगा। समझ में आ गया? दिस इज ब्रिटल एंड दिस इज मेलिएबल। मेलिएबल में भी अगर आपको कंपेयर करना हो तो यहां पर अगर हमको स्टील मिलेगा और गोल्ड मिलेगा तो हम क्या देखते हैं कि स्टील ऐसा जाता है ये, और गोल्ड अगर लेते हैं तो वो ऐसा 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 जाता है। तो कौन ज्यादा मेलिएबल है? गोल्ड। क्योंकि जब आप फोर्स बढ़ाते हैं तो इतना उसकी लेंथ बढ़ेगी, तब जाकर वो ब्रेक होगा, और स्टील में भी इतनी लेंथ तो बढ़ेगी तब जाकर ब्रेक होगा। दोनों मेलिएबल है, पर गोल्ड ज्यादा मेलिएबल है। और अगर इसकी जगह ग्लास का बनाएंगे तो ग्लास का ऐसा जाएगा और ऐसा हो जाएगा, बस एक क्लिप बनेगा, दैट्स ऑल। ठीक है? सो दिस इज बिहेवियर ऑफ मटेरियल। व्हाट इज एन इलास्टोमर?
इलास्टोमर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस पर आप थोड़ा सा स्ट्रेस लगाइए और उसमें बहुत सा स्ट्रेन हो जाएगा और उसका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर होता है। यानी अगर हम उसका ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ बनेगा यहां से ये कौन सी चीज होती है, और ये है आपका रबर बैंड। रबर बैंड को हमने लिया, ऐसा कर दिया, क्या वो टूटा? और स्ट्रेन कितना हो गया? बहुत ज्यादा। थोड़े से फोर्स में थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया, स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो गया और टूटा नहीं। तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा खींचना पड़ेगा, राइट? तो नोट करिए, इन द ऑब्जेक्ट्स in which a small stress produce a large strain. Small stress produce a large strain are called elastomers. अगर हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। यहां पर हम स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं और इधर इनका स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू कम रहती है, स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा। शुरू में जब हम रबर को ऐसे 1 इंच फैलाते हैं तो हमको फोर्स कम लगता है। इस 1 इंच के लिए सिर्फ इतना फोर्स लगता है, पर जब हम अगला 1 इंच लेते हैं तो ये वाला फोर्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। फिर जब अगला 1 इंच लेंगे तो ये वाला फोर्स और ज्यादा हो जाएगा, टाइट होते जाता है। ये इसका बिहेवियर है। तो ये वाले मटेरियल क्या कहलाते हैं? इलास्टोमर्स। ओके, एक और फिगर हमने पढ़ना है जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है और कॉम्पिटिटिव में आता है, दैट इज पॉइजन्स रेशियो। तो नेक्स्ट नोट करिए, व्हाट इज मीन बाय पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, इसके नाम से ही पता लग रहा है, दिस इज ए रेशियो। किस चीज का रेशियो? हमने एक स्ट्रिंग ली, एक तार लिया और उस तार को खींचा। खींचने से उसमें 2 तरह के काम होते हैं। देखिए, ये उसको हम बड़ा करके देख रहे हैं, इसको जब हम नीचे खींचेंगे, इसकी लेंथ है L, हमने इसको नीचे खींचा, वेट लगा के इसकी लेंथ इतनी हो गई और ये कितना बढ़ गया? डेल्टा L। अब हम क्या देखते हैं कि जब इसकी लेंथ को हम बढ़ाते हैं तो हमारा एक नियम है मेजरमेंट में, दैट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्राई टू रिमेन कांस्टेंट। तो अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है, और वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अगर हमने इसकी हाइट बढ़ा दी तो पाई आर स्क्वायर कैसा हो जाना चाहिए? छोटा। तो हम ये देखते हैं कि जब हम इसको ऐसे खींचते हैं तो ये पतला हो जाता है, ये ऐसे, और ये पूरा का पूरा यहां से ऐसा छोटा हो जाएगा, इस तरह से। पहले ये इतना चौड़ा था, ये जो इसकी विड्थ थी, लेट अस से दिस वाज इट्स डायमीटर। जब हम लेंथ कितनी थी? L, तो L लेंथ में उसकी विड्थ कितनी थी? D। जब हमने इसकी लेंथ बढ़ा के L प्लस डेल्टा L कर दी तो इसकी विड्थ कम हो गई, ये वाली जो चौड़ाई इसकी कम हो गई, कम होके इतनी बच गई। अब ये वाली चौड़ाई कितनी है? D माइनस डेल्टा D।
ये कम हो, ठीक है। तो जब भी किसी चीज की लेंथ को बढ़ाते हैं उसकी विड्थ कम हो जाती है, और इन दोनों के बीच में एक रेशियो होता है। अलग अलग मटेरियल के लिए वो रेशियो अलग अलग हो सकता है। ये जो रेशियो होता है किस किस के, अच्छा पहले इनके नाम। ये जो लेंथ बढ़ती है दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये जो है दिस इज लेटरल स्ट्रेन, लेटरल, ठीक है। तो इसको नोट करिए, देयर द रेशियो बिटवीन lateral strain versus longitudinal strain. This is known as Poisson's ratio. ये Poisson's ratio, Poisson's ratio का साइन सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन कितना हुआ, डेल्टा डी बाई डी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। लेकिन डेल्टा एल एल के कंपैरिजन में बढ़ता है और डेल्टा डी कम होता है, इसलिए हम इसमें साइन क्या लेते हैं, माइनस। ओके, सो ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, दिस इज डेल्टा डी इंटू एल अपॉन डी इंटू डेल्टा एल। ये आ गया पॉइजन्स रेशियो। ये फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं, दिस इज पॉइजन्स रेशियो। और ये किस प्रिंसिपल पर है, द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसका डायमीटर कम हो जाएगा, ये रेशियो। लेकिन याद रखिए इसके साथ आप शब्द मॉडुलस नहीं लगा सकते। क्यों? मॉडुलस किसके लिए रिजर्व है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसमें स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन नहीं है, तो क्या है, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन। ये वाला स्ट्रेन कैसा है, लेटरल, और ये स्ट्रेन कैसा है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इसको लेकर एक छोटा सा क्वेश्चन भी बना हुआ है। अभी तक जो हमने इलास्टिसिटी में क्वांटिटीज पढ़ी है वो क्वांटिटीज है y यंग्स मॉडुलस, b बल्क मॉडुलस, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो। चारों को नोट करके याद रखिए, व्हाट इज दिस, Young's modulus, this is bulk modulus, this is modulus of rigidity, and this is Poisson's ratio. ये चार क्वांटिटीज, और ये चारों आपस में रिलेटेड होती है। इनके इक्वेशंस भी होते हैं, लेकिन वो इक्वेशंस फिलहाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 3-4 साल पहले वो भी क्लास 11 के सिलेबस में होते थे, अब नहीं है। सो दैट इज अ कन्वीनियंस टू यू, लेकिन हो सकता है कॉम्पिटिटिव के लिए आपको ये याद करने होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एनीवे, तो y, b, ईटा और सिग्मा, इसमें बताइए हु इज ऑड मैन आउट, ये क्वेश्चन है। Poisson's ratio is odd man out because it is not stress upon strain, right? अच्छा, इसका सिग्मा का यूनिट क्या होगा? तो आंसर है it will not have any unit, it will not have any dimension because it is strain upon strain. तो same system, so no units, no dimensions. This is Poisson's ratio. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ इलास्टिसिटी, रोल ऑफ इलास्टिसिटी इन इंजीनियरिंग एंड इन अवर डे टू डे लाइफ। तो रोल ऑफ इलास्टिसिटी, हमने इलास्टिसिटी का ग्राफ देखा है।
इलास्टिसिटी के ग्राफ में अगर हमारा फोर्स या स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से ऊपर चला जाए तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट या तो टूट जाएगा, ब्रिटल होगा, या फिर एक्सटेंड होता चला जाएगा और फाइनली टूट जाएगा, क्योंकि उसकी जनरल शेप ऐसी ही होती है और यहाँ थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो अगर हमने फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाया तो ये ऑब्जेक्ट टूटने वाला है। तो किसी भी चीज को हमको कहां तक काम करना चाहिए? जो उसकी स्ट्रेस की, ये हुक्स लॉ की या जो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट के ऊपर किसी को लोड नहीं देना चाहिए। अगर हम इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लोड देंगे तो वो ऑब्जेक्ट टूट सकता है, एक्सटेंड हो जाएगा, वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा। तो इलास्टिक लिमिट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप देखते हैं मोटरसाइकिल का व्हील, साइकिल का व्हील, साइकिल का व्हील का रिम हम मोटरसाइकिल में क्यों नहीं यूज कर सकते? क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम यह है कि जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे, मोटरसाइकिल का फोर्स ज्यादा होता है। अगर फोर्स ज्यादा होता है तो वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लेगा और इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने से क्या होगा? फोर्स से एक्सटेंशन होगा, कंप्रेशन होगा और वो वापस नहीं आएगा। तो ऐसा चक्का दबेगा, उसके स्पोक मुड़ जाएंगे और फिर वो सीधे नहीं होंगे। अभी मोटरसाइकिल के स्पोक मोटे हैं, रिम मोटा है, उस पर जब फोर्स लगता है तो वो ऐसा दबता है और इलास्टिक फोर्स से वापस आ जाता है, शेप खराब नहीं होती। एक लिमिटेड फोर्स था। लेकिन अगर हमने किसी गड्ढे में कुदाया तो उसका फोर्स 3 टाइम्स बढ़ जाता है। उतने ज्यादा फोर्स में इलास्टिक लिमिट पार हो जाती है। इलास्टिक लिमिट पार होने से उसमें स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन मतलब वो ऐसा दबेगा और उसके बाद अपने आप सीधा नहीं हो पाएगा। तो हम कहते हैं कि ये गड्ढे में आ गया था इसलिए टेढ़ा हो गया। लेकिन इलास्टिसिटी की भाषा में फोर्स को हमने एक्सीड कर दिया। किससे? इलास्टिक लिमिट से एक्सीड कर दिया। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स किसके बराबर हुआ? स्ट्रेस इंटू एरिया। अगर किसी चीज का स्ट्रेस कम है और हम उस पर फोर्स ज्यादा लगाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? एरिया को बड़ा कर सकते हैं। ओके, ये बताइए, स्टील, हमने एक स्टील की एक तार ली और उस पर लोड लगाते चले गए, 5 किलो में जाके वो तार टूट गई। उतनी ही मोटी हमने एक नायलॉन की तार ली, नायलॉन पे लोड लगाते गए तो 5 किलो के पहले ही टूट जाएगी कि 5 किलो के बाद टूटेगी? ओके, आपने कभी किया नहीं है, ठीक है, 2 किलो में टूट जाती। तो कौन ज्यादा इलास्टिक हुआ? स्टील। ठीक है, क्यों? 5 किलो तक जाकर वो वापस आ जाता है, उसके बाद टूटता है। और नायलॉन 2 किलो तक जाकर वापस आती है और उससे बढ़ाते हैं तो टूट जाती है। समझ आया? इलास्टिक क्यों ज्यादा? स्टील ज्यादा इलास्टिक है। अब हमने क्या किया? हम नायलॉन की रस्सी लेके आ गए। अब नायलॉन की रस्सी में 10 किलो लगाया, नहीं टूटी। फिर हमने क्वेश्चन पूछा कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है कि नायलॉन ज्यादा इलास्टिक है? अब आप क्या कहेंगे? स्टील 5 किलो में टूट रहा है, नायलॉन 10 किलो में टूटती है, तो कौन ज्यादा इलास्टिक हुआ? तो आंसर है कंपैरिजन गलत है। क्यों? आप एक बच्चे को एक बड़े से भिड़ा रहे हैं। स्टील की वायर कितनी मोटी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है। और नायलॉन जो रस्सी ली हमने, बड़ी ली, तो बड़ी रस्सी मोटी ली। मोटी लेने से क्या हो गया? 10 किलो तक वो वेट सह सकती है। कौन सा फॉर्मूला लगा? ये वाला, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो जैसे जैसे हम रस्सी का एरिया बढ़ाते जाते हैं, हम क्या बढ़ा रहे हैं? उसका फोर्स।
तो पतली सी नायलॉन अगर 2 किलो का वेट नहीं ले सकती है तो हमने उसका एरिया इतना मोटा कर दिया, और मोटी रस्सी ले ली, अब वो 10 किलो वेट को भी लटका देती है। ठीक है, तो उसको हम लोग पतली वाली स्टील वायर से कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए क्या चीज बराबर होनी चाहिए? एरिया। तब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा इलास्टिक और कौन कम इलास्टिक। इससे हमको एक नॉलेज मिला कि आप कम स्ट्रेस वाली चीज से ज्यादा फोर्स का काम कर सकते हैं अगर आपको क्या ज्यादा बना दे, एरिया उसका बढ़ा दे। ठीक है, एरिया बढ़ा देंगे तो आप उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे और स्ट्रेस उसका कहां रहेगा? हमने उसका स्ट्रेस यहीं रखा। अब हमने एक स्टील की रोप ली, उस रोप में वजन रख के देखा 1000 केजी तक वो लेती है और 1000 केजी के बाद टूट जाती है। हमने उसको लिफ्ट में लगाना है, लिफ्ट में 10-12 आदमी चढ़ जाते हैं, 1000 केजी के नीचे ही रहता है, 800 केजी। ठीक है, और हमने उसको लिफ्ट में लगाया तो वो काम करेगी कि नहीं करेगी? 1000 केजी उसका ब्रेकिंग पॉइंट है और लिफ्ट में वेट कितना जाता है? 800 केजी, उससे ऊपर नहीं जाता। उसको वो खींचती है, नीचे लाती है, खींचती है, नीचे लाती है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है, इसलिए वो एक्सटेंड नहीं होती, टूटती भी नहीं, काम करती है, पर हमको पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी जान का सवाल है। अगर बाई चांस वो थोड़ी सी वीक हुई, हमारा लोड ज्यादा हुआ, कहीं फ्रिक्शन ज्यादा हुआ और किसी न किसी कारण से उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस और ज्यादा आ गया तो क्या होगा? टूट जाएगी। और कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कि लिफ्ट की रोप टूट जाए। तो इसके लिए हमने सेफ्टी की लिमिट्स बनाई। सेफ्टी की लिमिट्स, ओके, सेफ्टी की लिमिट्स कैसे बनाई है और भी इसके एग्जांपल देखिए। ये हमको कहां से पता लगा? तो हमको ग्राफ से पता लगा। ग्राफ से हमको पता लगा कि उसका स्ट्रेस कितना है। स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल गया? फोर्स 1000 केजी, राइट। अब हम जब इसको यूज करते हैं तो हमको मालूम है कि इतना एरिया हमको कम से कम चाहिए। वैसे ही जब हम इंजीनियरिंग में गियर्स बनाते हैं, इंजन चलता है और उसके साथ चक्के चलते हैं, दोनों के बीच में गियर बॉक्स रहता है जो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर लगाते हैं। एक गियर इंजन के साथ और एक गियर चक्के के साथ। ये इसमें ऐसा फंसता है और इसको ऐसा उठाता है, फिर इसको उठा देता है तो दूसरा वाला इसमें फंसता है, इसको उठाता है, फिर तीसरा इसमें फंसता है, इसको उठाता है। तो ऐसे इंजन का गियर घूमता है, साथ में चक्के का गियर घूमता है। अब चक्के पे बहुत लोड है और ये इंजन का गियर, इसने इसको ऐसा उठाया, फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाया ये टेढ़ा हो गया, चक्का नहीं चला, ये टेढ़ा हो गया। क्यों टेढ़ा हो गया? तो याद रखिए हमारा फोर्स उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया। और इलास्टिक लिमिट के ऊपर क्या होता है? इलास्टिक लिमिट के ऊपर स्ट्रेन ही स्ट्रेन होता है, लंबाई बढ़ जाती है बिना फोर्स के। इसलिए फोर्स जब भी लगाना है किसी चीज पर, कितना होना चाहिए? विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। अदरवाइज क्या होगा? स्ट्रेन बढ़ेगा और वो बॉडी डिशेप हो जाएगी। तब फिर ये होगा कि आप देखेंगे कि उसको खोल के मिस्त्री आपको दिखाएगा कि ये तो इसका मुड़ गया गियर। क्यों मुड़ गया था? क्योंकि फोर्स लिमिट से क्रॉस हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं? अब स्टील का जो स्ट्रेस होता है वो तो स्टील का होता है, हम उसको नहीं बदल सकते। तो हम किसको बदल सकते हैं? हम स्ट्रेस को नहीं बदल सकते, पर हम फोर्स को बदल सकते हैं। क्या बढ़ा के? एरिया बढ़ा के। तो जो गियर इतना बड़ा था उसको हमने इतना बड़ा कर दिया। पहले गियर ऐसे कांटेक्ट में आते थे, अब गियर ऐसे कांटेक्ट में आते, इतने बड़े, एरिया बढ़ गया, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब उतने फोर्स को वो आराम से ले लेगा और इसको घुमा लेगा। बात समझ में आई? तो ये जो चीज है ये हमारे न्यूमेरिकल्स में आएगी। अभी टाइम कम है तो इसलिए हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे, पर फोर्स बढ़ाने का आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? स्ट्रेस इनटू यस। और एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख लेते हैं, देन दिस चैप्टर इज ओवर। फिर हम लोग कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो फॉर्मूला है कि जब हम
हमने एक पुल बनाना है, एक ब्रिज बनाना है, और ब्रिज बनाने के लिए यहां पर हमने एक गर्डर रखा, यहां पर लोहे का एक गर्डर रखा और इसके ऊपर से बसेस चलती हैं। बस का यहां पर वेट पड़ेगा, वेट पड़ने से ये ऐसा हो जाता है, ये सीधा ऐसा वेट पड़ने से इस तरह से हो गया। तो एक सीधी चीज जब ऐसी हो जाएगी तो इसकी लेंथ अगर L है तो क्या इसकी लेंथ भी L होगी या ज्यादा होगी? अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी लेंथ कैसी होगी? L से थोड़ी सी ज्यादा। यहां से अगर आप इसको सेंटर मान के ये रेडियस को ऐसा चलाएंगे तो यहां आएगा, ये लेंथ बढ़ गई इसकी, डेल्टा है। तो जब भी कोई चीज ऐसे दबती है उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ये जब लेंथ बढ़ती है तो फिर से इसी ग्राफ पर नजर डालिए। अगर ये लेंथ इतनी बढ़ती है तो वापस आएगी कि नहीं? लोड चला गया, वापस आ जाएगी क्योंकि ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है। अगर ये लेंथ इतनी बढ़ गई और ये ट्रक इसके ऊपर से चला गया तो वापस आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। ये ब्रिज ऐसा ही हो जाएगा। अगला ट्रक आएगा और ऐसा हो जाएगा, फिर अगला ट्रक आएगा और ऐसा हो जाएगा। इसलिए हर पुल के पहले लिखा रहता है वेट लिमिट। समझ में आया? तो ये होती है, ये हमको कैसे पता लगेगा? तो हम स्टील से बनाते हैं, स्टील का ग्राफ देख लेते हैं। अगर हमको ज्यादा इसकी जरूरत है, फोर्स की ज्यादा जरूरत है, तो हम इसके एरिया को बढ़ा देते हैं, तो हमारा फोर्स बढ़ जाता है, बिकॉज फोर्स इज स्ट्रेस इनटू एरिया। ओके, तो हम क्या चाहते हैं? यहां से यहां तक ये जो झुका है ना, ये जो झुका, इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं डेल्टा, और इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। ये डिप्रेशन कितना होता है इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। इस डिप्रेशन का फॉर्मूला लिखिए। ये जो ऊपर हमने स्लैब लगाया है इसके पास लेंथ भी है, विड्थ भी है और डेप्थ भी है। ये यहां से यहां तक इसकी लेंथ है, यहां से यहां तक इसकी ब्रेड्थ है, और ये इसकी डेप्थ। ऐसा मान लिया, लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ। इस पर हमने वेट दिया, वेट देने से इसमें थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया, डेल्टा। ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा का फॉर्मूला ये किस किस से अफेक्टेड होता है? तो आंसर है कि ये जो डेल्टा है ये लेंथ से और वेट से, इन दोनों से बढ़ता है। ओके, किस तरह से बढ़ता है? अगर वेट बढ़ेगा लेंथ बढ़ेगी, L3, और ब्रेड्थ और डेप्थ इन दोनों से प्रोपोर्शनेट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। सो दिस इज 4BD3 और यंग्स मॉडुलस। सो दिस इज डिप्रेशन। तो डिप्रेशन किस पर डिपेंड करता है? हम चाहते हैं कि डिप्रेशन कम से कम हो। अगर डिप्रेशन कम हो तो क्या छोटा होना चाहिए, क्या बड़ा होना चाहिए? ये आपको समझ में आना चाहिए। शुरू करते हैं। क्या कम होना चाहिए? वेट। ऊपर से जो ट्रक जाएगा उसका वेट कम होना चाहिए। लेंथ कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेंथ को कम करने के लिए उस नदी में आर से पार पूरा एक हम स्पैन नहीं बनाते, बीच में 8 खंबे रखते, 10 खंबे रखते। क्यों? लेंथ छोटी छोटी होती जाए। ये लेंथ को हम कम करते हैं तो डिप्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये ब्रेकिंग लिमिट पे पहुंच जाएगा, वो हम नहीं चाहते। ओके, तो उसके बाद ये दोनों चीजें कम होनी चाहिए। ज्यादा क्या होना चाहिए? ब्रेड। और ज्यादा क्या होना चाहिए? डेप्थ। ये ज्यादा होना चाहिए, और यंग्स मॉडुलस ज्यादा होना चाहिए। तो यंग्स मॉडुलस ज्यादा होना चाहिए, उसके लिए हम स्टील यूज करते हैं, उसका सबसे ज्यादा है। और
ये जो है ना डेप्थ को हम ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं और ब्रेड्थ को भी ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन इसकी पावर कितनी है 3। तो अगर हम ब्रेड्थ को डबल कर देंगे डिप्रेशन आधा हो जाएगा। हम कम करना चाहते हैं ना, लेकिन अगर डेप्थ को डबल कर देंगे तो ये कितने गुना कम हो जाएगा 1/8 टाइम्स। 2 to the 4 to the 8 1/8। तो किसको बढ़ाना ज्यादा फायदेमंद है, ब्रेड्थ को कि डेप्थ को? यस, डेप्थ को। कि अगर आप डेप्थ को बढ़ा देंगे तो डिप्रेशन होना कम हो जाएगा। और आप अपने हाथ में अगर आप ये स्केल ऐसा लेंगे, जो हमारे स्टील का स्केल आता है, उस स्टील के स्केल को ऐसा रखिए, यहां वेट दीजिए, ऐसा मुड़ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा करिए फिर वेट दीजिए, नहीं मुड़ेगा। क्यों? हमने इसकी डेप्थ को इंक्रीज कर दिया और डिप्रेशन 1/डेप्थ का क्यूब, इतना कम हो जाता है डिप्रेशन। ठीक है, तो इसलिए ऐसे हमको रखना चाहिए कि ये ज्यादा हो। ये आप बीम देख रहे हैं, इस बीम को देखिए, ये इसकी बी है और ये इसकी डी है। किसको ज्यादा रखा गया है? डी को ज्यादा रखा गया है, ताकि जब इस पर छत का लोड आएगा तो इसका डिप्रेशन नहीं के बराबर होगा, बहुत कम होगा। हर जगह बीम आपको ऐसा ही मिलेगी। तो जब सामने से आप देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, अब हमारे पास स्टील है 10 किलो, 10 किलो स्टील है और उसका हमको एक शेप बनाना है, ये दो वॉल के बीच में रखना है। तो हम रखने के लिए कौन सी शेप ज्यादा पसंद करते हैं? तो हम उसको ये शेप ज्यादा पसंद करते हैं, दिस टाइप। दिस इज आई बीम, आई के शेप की बीम होती है। आई बीम हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये हम क्या चीज इसका इंक्रीज कर रहे हैं, डी, और ये क्या चीज है, बी। तो हम बी भी बढ़ाना चाहते हैं पर डी और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा हमने बनाया और ऐसा बनाया, इसका डी भी उतना ही है, इसका बी भी इतना ही है, तो इसके लिए डिप्रेशन उतना ही होगा। आप इतना लोहा लगाइए या इतना लोहा लगाइए, दोनों का डिप्रेशन कैसा होगा? एक समान, क्योंकि दोनों का बी और डी एक समान। लेकिन इसमें लोहा लग रहा है 10 kg, इसमें लग रहा है 20 kg, तो आप कितना खर्च करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स 10 kg। अगर 10 kg में हमारा काम चलता है तो हम 20 kg क्यों खर्च करेंगे? इसलिए जब भी हम आयरन को यूज करते हैं इस शेप में यूज करते हैं और यहां पर लोड डालते हैं। ठीक है, दिस इज लोड। तो ये आई बीम। सो व्हाई डू वी यूज आई बीम फॉर टेकिंग लोड? बिकॉज इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ स्टील वी कैन मेक मैक्सिमम डेप्थ एंड डेप्थ अफेक्ट्स मैक्सिमम बिकॉज इट्स पावर इज मैक्सिमम। तो हमको कौन सी दो चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए? डेप्थ को ज्यादा रखना चाहिए और लेंथ को कम से कम रखना चाहिए, ये चौड़ाई। तो आप बहुत बड़ा हॉल नहीं बना सकते, आपको स्पैन उसके इतने इतने देने पड़ेंगे कि ऐसा डिप्रेशन मत हो। जितना ज्यादा आप स्पैन देते जाएंगे उतना डिप्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ आई बीम। इसी तरह से जब आप रॉड लेते हैं तो ये एक सॉलिड रॉड 1 किलो की है, इस 1 किलो का आप पाइप बनाएंगे तो ये पाइप बनेगा, ये दिस इज ऑल्सो 1 kg, दिस इज ऑल्सो 1 kg। इसके पास सरफेस ज्यादा बड़ी है, एरिया ये ज्यादा कवर करता है, तो ये ज्यादा लोड लेगा। इसलिए रॉड की बजाय कौन ज्यादा लोड लेता है? पाइप। 5 किलो का रॉड और 5 किलो का पाइप, उसमें मोटा कौन होगा? पाइप ज्यादा मोटा होगा और रॉड पतली होगी क्योंकि वो सॉलिड है। तो एरिया किसके पास ज्यादा है? पाइप के पास ज्यादा एरिया है, इसलिए वो ज्यादा लोड लेता है। तो नोट कर लीजिए, पाइप एंड रॉड ऑफ इक्वल वेट, पाइप एंड रॉड ऑफ इक्वल वेट, कॉमा, pipe can take more load than rod. Pipe can take more load than rod because its area is
लार्जर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तो इलास्टिसिटी का यूज क्या हुआ? बाय द ग्राफ वी नो इलास्टिक लिमिट एंड वी कैन ऑलवेज अप्लाई अवर फोर्सेस विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, जब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक का स्ट्रेस नहीं लेते। कितना लेते हैं? 1/10 का। इसका ध्यान दीजिए, अगर हमको एक लिफ्ट में कुछ लोगों को 12 लोगों की लिफ्ट बनी है और 1000 किलो वेट को उठाना है, तो हम ऐसी तार नहीं लेंगे जो 1100 किलो में टूटती हो। 1000 किलो ही हमको उठाना है, पर हम 1100 की नहीं लेते। हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं दे से कि अगर आपको 1000 किलो वेट उठाना है तो वो वाली वायर लेनी है जो 10,000 kg में टूटती है। हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। ये हमारे सेफ्टी के नॉर्म्स हैं। ठीक है, और नेचुरली अगर जान की बात आएगी तो हम 10,000 क्या 20,000 वाली ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेफ्टी हमने कितनी रखी हुई है? 10%। राइट, ये जस्ट नॉलेज के लिए उतनी स्ट्रॉन्ग हम वायर्स लेते हैं। तो सेफ्टी लिमिट इज 10% ऑफ द इलास्टिक लिमिट हम यूज करते हैं, ताकि किसी भी कारण से स्ट्रेस बढ़ जाए तो स्ट्रेन बढ़ना नहीं चाहिए और इलास्टिक लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी।